हेलो गाइस, दिस इज यश। आज हम लोग पढ़ रहे हैं रामसर साइट जो कि वेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमि से संबंधित है। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी सारे कंसेप्ट है इसमें, उसको भी अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। और जितने भी 42 रामसर साइट्स है ना, वो सारी रामसर साइट में आपको यहाँ पर याद करवा दूंगा। और देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल आपको आपके एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। केवल यूपीएससी नहीं, हर एग्जाम में जो है आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और एंड में मैंने कई सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, लगभग 20 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस हैं। तो वो क्वेश्चंस आपको जरूर लगा के जाना है, तभी आप लोग को पता चल सकेगा कि आपने मेरी वीडियो में जो टाइम स्पेंड किया है उसका कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आखिर क्वेश्चन सच में बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो रामसर कन्वेंशन था उसकी 50वीं सालगिरह बनाई गई है। और आप सब लोग तो जानते हैं कि जो एग्जामिनर हैं उनकी नज़र जो है कभी भी 50वीं सालगिरह और 100वीं सालगिरह होती है, वहाँ पर उनकी नज़र जो है वो पड़ती रहती है, ताकि वो हमारे लिए जो है क्वेश्चंस बना सकें। तो फ्रेंड्स, इसकी जो है 50वीं सालगिरह पूरी हुई है और इसको सेलिब्रेट किया गया है बाई ICEM द्वारा। अब यहाँ से आपका क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, जैसे कि ICEM क्या है, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, कब फाउंड हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, और आखिर इसका वर्क क्या होता है। ठीक है, तो इतना ही जानना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आईसीएम का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लो आप लोग। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ओके, इसका हेडक्वार्टर आपको वियतनाम में देखने को मिलेगा और ये जो है 1999 में जो है ये बना था। और अगर हम लोग बात करें ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक एनजीओ है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो देखिए, ये जो है आईसीएम, ये इंडिपेंडेंट पब्लिक इंटरेस्ट सेंटर है। ठीक है, ये कीवर्ड बता रहा हूँ क्योंकि इसी कीवर्ड से आएगा आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा। और अगर आप लोग को और सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी वेबसाइट में देखने को मिलेगा, ये डेवलपमेंट कंसल्टिंग टाइप का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने आपको दोनों कीवर्ड बता दिए, इंडिपेंडेंट पब्लिक इंटरेस्ट सेंटर है ये, या तो फिर डेवलपमेंट कंसल्टेंट टाइप का जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, इसका मेन वर्क क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट सेक्टर है और जो एनजीओज है, ठीक है, एनजीओज हैं, ये जो पॉलिसी बनाते हैं ना, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर और एनजीओज, उनको इम्प्लीमेंट करने में जो है ये हेल्प करता है आईसीएम। ओके, और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है इससे कनेक्ट हैं, जो इसको फंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे IUCN हो गया, UNEP हो गया। कई सारे बड़े बड़े जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर, वो इसको फंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं ताकि ये भी जो है इनकी बनाई हुई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सके। ओके, बस इतना नॉलेज काफ़ी है और ज़्यादा हमको डीप में नहीं जाना है। तो इसलिए जो है ये रामसर साइट जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। तो हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं वेटलैंड के बारे में, तो ये वेटलैंड आखिर होती क्या है। तो मैंने जो है इसकी डेफिनेशन ऑफिशियल वेबसाइट से ही निकाली है रामसर की। और देखिए, मेरे वीडियो में जितना भी कंटेंट है ना, वो सारा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही है, ताकि मैं आपको 100% एक्यूरेसी दे सकूँ। अब देखिए क्या कहता है रामसर कि वेटलैंड आखिर क्या है। तो देखिए, वेटलैंड को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी लैंड एरिया हो या आपके आजू बाजू कोई भी लैंड एरिया देखने को मिलेगा, वो क्या हो, वो वाटर से ढका हो या वाटर से फ्लडेड हो, मतलब कि वो वाटर से ढका हुआ हो कोई भी गड्ढा, तो उसको आप एज अ वेटलैंड कहोगे। या तो ये सीजनली भी हो सकता है, यानी कि सीजन के टाइम या कभी जब बारिश गिरती है उस टाइम भरे, या परमानेंटली भी ये हो सकता है। और ये जो है ये इनलैंड भी हो सकते हैं, यानी कि चारों तरफ से लैंड से घिरे हुए हों, जिसमें लेक हो गए, आपके एक्यूफायर हो गए, मार्शेस यानी कि दलदल हो गए। और ये कोस्टल एरिया में भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंग्रोव्स हो गए, एस्चुरीज हो गई यानी कि ज्वारनद मुख, और कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति। तो ये जो है ये डेफिनेशन कहता है सिंपली भाषा में, आपके आजू बाजू आप लोग देखोगे जिसमें कहीं पर अगर पानी भरा होगा, कहीं बहुत बड़ा गड्ढा होगा या तालाब होगा, तो आप लोग बचपन में पत्थर फेंकते थे ना उसमें टप्पा खिलाने के लिए, तो वो भी क्या है, वो एक तरीके का वेटलैंड है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, सरल लैंग्वेज में वेटलैंड क्या है, वह पार्ट होता है जहाँ आप जो पानी से कवर हो, जमीन पर वह भाग जो पानी से कवर हो, पानी से ढका हुआ हो, ठीक है, उसको वेटलैंड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है इसने एक इमेज जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली है, इसमें ये आपके क्या क्या आ जाते हैं, तो इसमें आपके राइस पेडीज आ जाती हैं, आपके लेक पॉन्ड्स हो गए, तालाब हो गए, झील हो गए, वो आ जाती हैं। जी हाँ, और रिवर भी जो है इसकी कैटेगरी में, वेटलैंड की कैटेगरी में आती हैं। ग्राउंड वाटर यानी कि जो भूतल का जल है वो भी जो है आपके वेटलैंड की कैटेगरी में आता है। मार्शेस और स्वाम्स और फ्लड प्लेन, देखिए मार्शेस और स्वाम्प दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स ही आप बोल सकते हो, इनका मतलब वेटलैंड यानी कि जो है दलदल ही होता है। ओके, देन रिवर्स तो बता ही दिया मैंने आपको। सॉल्ट वाटर पेन्स, देखिए क्या होता है, ये ऐसे छोटे छोटे, जहाँ से नमक निकालते हैं ना, तो वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक बना दिए जाते हैं, तो इनको जो ब्लॉक है ना, इन्हीं को ही पेन्स बोला जाता है। अब ये सॉल्ट के लिए बनाए जाते हैं, तो सॉल्ट वाटर जो है पेन्स बोला जाता है।
और एस्चुरी यानी कि जो मुहाना होता है, जो रिवर का माउथ होता है, वो भी जो है आपके वेटलैंड की कैटेगरी में आते हैं। और कोरल रीफ और ये जो लेगून और मैंग्रोव्स हैं, ये भी जो है वेटलैंड की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से जो है वेटलैंड नहीं है, तो आपको ऑप्शन दे देगा 1 and 2, 1 and 2, 2 and 3 एंड या तो फिर ऑल। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से पूछ सकता है। तो आपको बता देना है कि इसके बाहर अगर कोई जाए तो वो आपके वेटलैंड की कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके, देखिए आप लोग एक कमेंट करने वाले हैं कि हम लोगों ने कहीं पे पढ़ा था कि 6 मीटर की डेप्थ होना चाहिए किसी भी वेटलैंड की, तब उसको वेटलैंड कहते हैं। तो चलिए ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा देता हूँ। बेसिकली ये जो डेफिनेशन है ये कोस्टल लैंड पे जो लेक हैं उनके लिए है। क्या होता है, इसमें टाइड वर्ड का यूज़ किया है, जो ज्वार भाटा है। तो क्या होता है, जब ये ज्वार भाटा जो है वो लोअर लेवल पर आ जाता है, मतलब जब पानी का लेवल कम हो जाता है, लो टाइड होता है, उस सिचुएशन में यहाँ पर जो पॉन्ड हैं, यहाँ पर जो लेक्स हैं और यहाँ पर जो आपको गड्ढा या तालाब देखने को मिलेंगे, तो उनका पानी जो है वो 6 मीटर से गहरा होना चाहिए, 6 मीटर का होना चाहिए, तब आप उसको जो है एज अ वेटलैंड जो है डिक्लेयर करोगे। तो क्या है, जब लोअर टाइड के टाइम यहाँ का क्या होना चाहिए, 6 मीटर डेप्थ होना चाहिए यहाँ पे, अगर कहीं पे भी पानी भरा हो तो उसको हम लोग एज अ वेटलैंड कहेंगे। तो बेसिकली ये जो है कोस्टल लैंड के लिए, इनलैंड के लिए ये डेफिनेशन जो है क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता है, तो एक तरीके से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप लोग कमेंट ना करें। ओके, तो ध्यान रखना, सिंपल भाषा में याद रखो कि वह एरिया जो कि पानी से ढका हुआ या वह लैंड जो पानी से ढके हुए है उसको हम लोग सिंपली वेटलैंड कहते हैं। तो देखिए अभी तो हम लोगों ने सिर्फ वेटलैंड की डेफिनेशन जानी है, अभी हम लोगों ने ये नहीं जाना है कि रामसर साइट क्या होती है या जो रामसर है ये क्या होता है। और देखिए एक चीज़ याद रखना कि ये ज़रूरी नहीं कि हर वेटलैंड जो है वो रामसर साइट हो, लेकिन हाँ, हर रामसर साइट वेटलैंड जरूर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, समझ गए। तो चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये जो वेटलैंड है इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। बेसिकली ये जो इंपॉर्टेंस है ये मेंस आंसर राइटिंग में लिखने में आपको काम आने वाला है, वहाँ पर आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। तो देखिए जो ये पीटलैंड है, ये पीटलैंड लगभग 30% जो है लैंड वेस्ट कार्बन को जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं। ओके, तो ये पीटलैंड क्या होती हैं, ये पीटलैंड जो है वो पुराने जो पहला फर्स्ट वाला डायग्राम था जहाँ पे डेफिनेशन लिखी थी वेटलैंड की, वहाँ पर जो है पीटलैंड ऐड नहीं करा था रामसर ने, लेकिन यहाँ पर जो है पीटलैंड ऐड करा है। तो ये पीटलैंड क्या होती है, बहुत शॉर्ट में समझिए। क्या होता है, देखिए ये जो पानी है कई सालों से भरा हुआ है, तो आजू बाजू के जो पेड़ हैं वो गिरते जाते हैं, सोइल इरोजन होते जाता है, तो एक टाइम ऐसा होता है कि ये पूरी तरह से जो है सॉइल से ढक जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सालों बाद जो है ये पूरी तरह से ढक जाता है, लेकिन जो ये है इसका जो शेप हो जाता है ये एक स्पॉन्जी टाइप का हो जाता है, स्पॉन्जी टाइप का हो जाता है। देखिए मूवीज़ वगैरह में आपने जो दलदल देखा है, वहाँ पे कोई हीरोइनी फंस जाता है, कोई या हीरो फंस जाता है, तो वो दलदल में धीरे 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 नीचे जाने लगते हैं। ठीक है, और वो इतना लिक्विड भी नहीं रहता है, तो वो थोड़ा सा मिट्टी टाइप का रहता है ना, वो पीटलैंड ही होती है ओरिजिनल में। ठीक है, तो इसको आप दलदल कह सकते हो, जो आप ओरिजिनली जिसकी इमेज आपके माइंड में रहती है दलदल की, वो वाला दलदल। ओके, देन ये जो है वेटलैंड वो कोस्टल एरिया में जो है एक सील्ड की तरह काम करते हैं, जो आने वाली सुनामी होती है या साइक्लोन होती है उसको रोकने का काम जो है ये वेटलैंड्स करते हैं, जिसमें मैंग्रोव्स भी आपके आते हैं। देन बात करें कि कई सारे जो है पॉल्यूटेंट को रिमूव करने का काम करती हैं ये हमारी वेटलैंड, और बहुत सारा फूड्स हो गया, राइस हो गया, ये सब जो है प्रोवाइड करवाते हैं वेटलैंड्स। और अगर हम लोग बात करें, कई सारे लगभग जो है 1 बिलियन पीपल जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं या उनकी जीविका जो है वेटलैंड के आसपास ही गुजरती है। तो देखिए ये जो वेटलैंड है ये वाटर को स्टोर करने का काम करता है, जिससे जो ग्राउंड वाटर है वो अच्छे से रिचार्ज हो जाता है, और ये जो वेटलैंड है आसपास ऐसी लाइफ क्रिएट कर लेता है कि वहाँ पर जो है लोग अच्छे से रह सकें, उनको जो है बराबर ऑक्सीजन हो, उनको जो है फूड वगैरह मिल जाता है। तो आजू बाजू जो डेवलपमेंट होती है उसमें भी जो है ये हेल्प करता है वेटलैंड। और लगभग 40%, वर्ल्ड की 40% स्पीसीज जो है वो वेटलैंड में ही जो है निवास करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही अगर हम लोग बात करें, जो वेटलैंड है ये कई सारे टूरिज्म या इको टूरिज्म है, कई सारे टूरिस्ट लोगों के लिए एक अट्रैक्शन का केंद्र होता है, अट्रैक्शन का एक सेंटर होता है। अब देखिए अगर प्रेजेंटेशन और अच्छा करना चाहते हैं तो आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो वेटलैंड है वो हमें कल्चरल सर्विस, प्रोविजनल सर्विस, रेगुलेटिंग सर्विस और सपोर्टिंग सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो जैसे कल्चरल सर्विस में आप सब लोग जानते हैं कि जो कई सारी लेक होती हैं वो रिलीजियसली भी कनेक्ट रहती हैं, जैसे मानसरोवर लेक हो गया,
और ऐसे ही कई सारी वेटलैंड भी हैं ये जो कि आपको रिलीजियसली कनेक्ट होते हुए दिखेंगी। आपको उसके आसपास मंदिर देखने को मिल जाएंगे। तो कई सारे टूरिज्म में जो हैं कई सारे जो रिलीजियसली लोग हैं वो वहाँ पर जो है विजिट करने आते हैं। तो ये जो है इको टूरिज्म है और कल्चरल मॉन्यूमेंट्स आपको आसपास देखने को मिलेंगे, वो सर्विस जो है प्रोवाइड करवाती है। कई सारे फूड्स वगैरह मिलेंगे, वाटर सप्लाई, मेडिकल रिसोर्स और हाइड्रो पावर जो है आपको वेटलैंड से मिल जाएगी। और ये रेगुलेटिंग सर्विस में आपका आता है जैसे कार्बन को अलग करने का काम, वाटर प्यूरिफिकेशन की तरह, और फ्लड को रोकने का काम भी जो है ये जो है ये वेटलैंड्स करती हैं। कोस्टल को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसको वेस्ट का डिकम्पोजन होना है, देखिए जो सीवेज वगैरह का जो पानी निकलता है उसको भी डिकम्पोज करने का काम जो है ये वेटलैंड्स करती हैं। और जैसे प्राइमरी प्रोडक्शन हो गया, न्यूट्रिएंट रिसाइकल हो गया, और ग्लोबल वाटर का जो रिसाइकल है उसमें हेल्प करती हैं ये वेटलैंड। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी है। देखिए ये सारी चीज़ें हमको पता होती हैं, बस प्रेजेंटेशन मैटर करता है। ओके, तो चलिए मैं आपको एक ग्रेट एग्जाम्पल देता हूँ वेटलैंड के इंपॉर्टेंस का, और वो है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। अब देखिए आप सब लोग जानते हैं कि जो कोलकाता है वो हमारी इंडिया की कितनी फेमस सिटी है, एक महानगरों में जो है वो काउंट होती है कोलकाता। और वहाँ पर हर दिन लगभग 750 मिलियन लीटर जो है वेस्ट वाटर या सीवेज वो निकलता है हर दिन। ठीक है, काउंट करना। और आप ये जान के शौक होगे कि इतने बड़े महानगर में कोई भी सिंगल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी सिंगल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। तो ये जो 700 मिलियन का लीटर का जो पानी है, ये जो सीवेज पानी है, ये आखिर जाता कहाँ है? वो जाता है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड में। सोचिए, वेटलैंड में जाता है। बेसिकली ये तो जो है आर्टिफिशियल वेटलैंड है। ये जो है वर्ल्ड की केवल एक फुल्ली फंक्शनल जो है ऑर्गेनिक सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब वहाँ का जो पूरा सीवेज है, एक एक घर का, आपके घर से जो निकलने वाला पानी है ना, वो सारा जो है वो वेटलैंड में जाता है। और ये जो वेटलैंड है ना, वो नेचुरली जो है इसको ट्रीट करती है। मतलब कि विदाउट केमिकल जो है इस पानी को जो है वो प्यूरीफाई करती है, उसको जो है पॉल्यूटेंट को रिमूव करने का काम करती है। तो यहीं से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कोलकाता जैसी इतनी बड़ी सिटी में कोई जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। उसका जो पूरा सीवेज का मैनेजमेंट होता है वो कोलकाता वेटलैंड के माध्यम से होता है। समझ रहे हैं? तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे वेटलैंड हमारी लाइफ में। और अगर आप लोग बात करें जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, अगर हम लोग वेटलैंड को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो ये सारे गोल जो हैं अचीव करने में हमारी हेल्प करेगा। स्टार्टिंग में हमने सुना था रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो ये आखिर रामसर कन्वेंशन आखिर है क्या? देखिए ये जो है ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि यूनेस्को द्वारा आयोजित कराई गई थी। और किस लिए? ये वेटलैंड के कंजर्वेशन, उसको संरक्षण के लिए और सस्टेनेबल यूज़ के लिए। देखिए ये जो ट्रीटी है ये साइन इसलिए भी करी गई थी क्योंकि अगर वर्ल्ड के लगभग 64% जो वेटलैंड है ना वो डिसअपियर हो चुकी हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं। और उसका इंपॉर्टेंस आप लोग को मालूम चली गया है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो 64% जो है वेटलैंड ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी। तो अभी जितनी भी वेटलैंड बची है उनको कंजर्व करने के लिए, उनका सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए ये मीटिंग जो है या ये जो ट्रीटी है कंजर्वेशन, रामसर कंजर्वेशन, ये किया गया था। ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ठीक है, और याद रखना है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। ये कैसी ट्रीटी है? इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, ध्यान रखना है आपको। और बात करें कि इसको जो है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी कहा जाता है। याद रखना है, रामसर कन्वेंशन की जगह कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी लिखा है तो उसका मतलब रामसर कन्वेंशन ही है। ओके, ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ याद रखना है कि वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये रामसर साइट का ही एक सिनोनिम से अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी वेटलैंड है ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है, तो उसका मतलब यही है कि वो एक रामसर साइट है। ठीक है, रामसर साइट का ही सिनोनिम से वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, कहीं पर अगर राम साइट नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, तो मतलब वो रामसर साइट की ही बात हो रही है। ये वर्ड मैं इसलिए किया बता रहा हूँ आपको क्योंकि यही वर्ड जो है यूपीएससी ने यूज़ किया था क्वेश्चंस में। ठीक है, तो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मतलब रामसर साइट। तो क्या करता है इस कन्वेंशन के माध्यम से, किसी भी वेटलैंड को जो है वो एक रामसर साइट डिक्लेयर करी जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करें कि इसका नाम रामसर कैसे पड़ा, तो ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर जो है ये मीटिंग हुई थी, वहाँ पर ये ट्रीटी हुई थी, तो इसलिए जो है उसी के नाम से जो है ये रामसर पड़ गया। अभी मैं मैप में आपको दिखाऊंगा। तो ये जो मतलब ये जो ट्रीटी है ये 2 फरवरी 1971 को साइन हुई थी। यहाँ पर वर्ड देखिए साइन। ठीक है, साइन हुई थी 2 फरवरी 1971 को।
और 50 साल पूरे हो गए। लेकिन ये फोर्स में कब आई, कब इसने काम करना शुरू करा, तो 31 दिसंबर 1975, मतलब लगभग 4 साल बाद जो है इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कैम इनटू फोर्स और यहाँ पर साइन, साइन 2 फरवरी को हुई थी और फोर्स में यानी कि काम करना उसने शुरू करा था 21 दिसंबर 1975 को। ओके, और इंडिया में ये कब लागू हो गया था, इंडिया में कब इसने काम करना शुरू कर दिया था, 1 फरवरी 1982। अब देखिए 2 फरवरी और 1 फरवरी में कन्फ्यूज़न होता है, तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए 2 फरवरी भी लिख देंगे, तो आपको याद रखना है कि 1 फरवरी को जो है इंडिया में जो है ये लागू हुआ था। ओके, और बेसिकली अगर आप लोग देखेंगे तो 170 जो है वो कंट्री शामिल हुई थी इस ट्रीटी में, उसमें इंडिया भी था। तो इंडिया भी जो है रामसर कन्वेंशन में एक फाउंडिंग मेंबर की तरह था। लेकिन इंडिया में ये कब लागू हुआ, ये हुआ लागू 1 फरवरी 1982 को, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आखिर ये जो वेटलैंड है, ये जो वेटलैंड वर्ल्ड वेटलैंड जो डे है, ये 2 फरवरी को बनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब इसकी जो ट्रीटी साइन हुई थी उसी दिन जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है। तो आखिर इसकी रामसर कन्वेंशन की या रामसर की फिलॉसफी क्या है, आखिर ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि जो वेटलैंड है उसका वाइस यूज़ किया जाए। वाइस मतलब होता है बुद्धिमान, यानी कि बुद्धिमानी तरीके से जो है इसका यूज़ करा जाए। और अगर हम लोग डिटेल में करें वाइस यूज़ का, आप लोग एक वर्ड से ही नाम याद रखिए कि वो बोलता है कि जो वेटलैंड है उसका सस्टेनेबल यूज़ किया जाए, मतलब कि सतत यूज़ किया जाए। बाय इकोलॉजिकल या इकोलॉजिकल कैरेक्टर को उसके इकोसिस्टम अप्रोच के आधार पर, या मेरे वर्ड याद रखना, उसके इकोसिस्टम के अप्रोच के आधार पर उसका सस्टेनेबल यूज़ किया जाए, मतलब कि सतत यूज़ किया जाए। मतलब कि देखिए ये जो रामसर है ये किसी भी वेटलैंड पर रेस्ट्रिक्शन की बात नहीं करता है, ये नहीं बोलता है कि उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए। वहाँ पर जो है एक्टिविटी जो है वो होती रहे, अगर वहाँ पर अगर आपको सीवेज डालना है सीवेज डालते रहें, वहाँ पे टूरिज्म करना है टूरिज्म करें आप लोग, वहाँ पर अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं डेवलपमेंट करें, सब चीज़ करें। वो किसी भी तरह की एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करने की बात नहीं करता है रामसर। वो बस ये कहता है कि ये सारी एक्टिविटी के साथ आप उसका वाइस यूज़ यानी कि उसका सस्टेनेबल यूज़ करें। अगर आप वहाँ पर सीवेज डाल रहे हैं तो सीवेज का प्रॉपर रेगुलेशन करें। वहाँ पर अगर आप टूरिज्म कर रहे हैं तो उसका भी जो है प्रॉपर उसके रूल्स बनाएं या प्रॉपर उसका जो है मैनेजमेंट करें। ठीक है, वो किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन की बात नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है रामसर। और हाँ, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि ये जो रामसर है ना, ये रामसर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को कोई भी रिकमेंडेशन या कोई भी सजेशन और कोई भी एडवाइस नहीं देता है। जैसे कि पर्सनली कोई एडवाइस नहीं देता है, जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को ये जो रामसर है कोई भी एडवाइस नहीं देगा, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देगा। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि यही क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि रामसर कन्वेंशन की रिकमेंडेशन के आधार पर जो है ये रूल बनाए गए थे, हमारे इंडियन गवर्नमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट पब्लिश कर देता है कि आप सभी लोगों को इस तरीके से करना चाहिए। अब इसने डॉक्यूमेंट पब्लिश करा किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के गवर्नमेंट को बुला के, तो ये नहीं कहा ना कि एडवाइस नहीं दी कि आपको ये करना चाहिए आपके कंट्री में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब में, किसी ने भी कवर नहीं करा और क्वेश्चन यहीं से पूछा है, क्वेश्चन यहीं से पूछा है कि रामसर जो है वो किसी भी तरह की रिकमेंडेशन सजेशन एडवाइस किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को नहीं देता है, ये आपको ध्यान रखना है। वो बस ये कह देता है वाइस यूज़ करना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बोल दूँ सत्य बोलना चाहिए, अब मैंने किसी पर्टिकुलर आपको किसी भी व्यक्तित्व को आपको पर्सनल बुला के तो मैंने नहीं बोला ना, और मैंने आपको पर्सनल जाके सजेशन नहीं दी। तो किसी भी कंट्री को पर्सनल रिकमेंडेशन सजेशन और एडवाइस नहीं देता है रामसर। समझ गए आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, देन बात करें कि ये जो है, अगर हम लोग बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी वेटलैंड है, तो 2414 करीब हैं, तो ये बढ़ती घटती रहती हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा जो है आपको यूके में देखने को मिलेंगी। और अगर हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करता है वेटलैंड का, तो वो बोलीविया है। बोलीविया जो है वो बहुत सारी वेटलैंड का एरिया कवर करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ, इस साल जो वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया गया है उसकी जो थीम है वाटर, वेटलैंड और लाइफ आर इनसेपरेबल, मतलब कि जो वाटर है और वेटलैंड है और लाइफ है इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये एक दूसरे के साथ मिक्स है। ठीक है, ये इसका थीम है। आई होप आपको याद रहेगा, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और हमारे इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में भी देख लो कि इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है कि रामसर वेटलैंड साइट क्या होती हैं। रामसर वेटलैंड या रामसर कन्वेंशन ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ की बात करती है वेटलैंड की। और इसमें जो है उन वेटलैंड को रिकग्नाइज किया जाएगा जो कि रिक्रिएशनल, साइंटिफिक, कल्चरल एंड इकोनॉमिक वैल्यू रखती हो वेटलैंड। ठीक है, उनको जो है एज अ
जो है रामसर कन्वेंशन या रामसर ट्रीटी या रामसर साइट्स जो है डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, और देखिए ये जो रामसर कन्वेंशन है इसमें हर तीसरे साल जो है इसकी एक मीटिंग कराई जाती है या इसकी एक मीटिंग होती है जिसको हम लोग कॉप कहते हैं, कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी या कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। इसके जो अलग अलग कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपस में मिलते हैं, तो आपस में मिलके जो कॉन्फ्रेंस करते हैं उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो COP 12 और COP 13 जो है, COP 13 UAE में हुआ था, दुबई में, और जो COP 14 है वो चाइना के वुहान में होने वाला था। अब वुहान में क्या हो गया है आपको खुद ही मालूम है, तो वुहान में होने वाला था वो कैंसिल हो गया, तो इसलिए जो है ये COP 14 अभी हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी जो है डेट पब्लिश कर दी है, मतलब नवंबर में जो है ये आपको COP 14 देखने को मिलेगा। अगस्त में जो है इसका डॉक्यूमेंट पब्लिश कर दिया जाएगा। अब कहाँ होगा, कैसे होगा, वो आपको उस टाइम ही मालूम चलेगा। तो याद रखना कि COP 14 अभी नहीं हुआ है। और हाँ, इसको जो है COP 14 जो हमारे इंडिया में हुआ था, आप अगर सर्च करोगे ना कि रामसर कन्वेंशन का COP 14 कहाँ पर हुआ है, तो न्यूज़ में आपको यही आने वाला है, COP 14, जिसमें आपको ये हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये जो COP 14 हुआ था ना, वो रामसर का नहीं हुआ था, वो हुआ था UNCCD, जो कि डिजर्टिफिकेशन से रिलेटिव है। डिजर्टिफिकेशन से रिलेटिव जो है ये COP 14 हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि 2020 में यहाँ से क्वेश्चन, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें पूछा गया था डेजर्ट नेशनल पार्क, अगर आपको याद होगा, आप में से किसी ने अगर दिया होगा 2020 का प्रीलिम्स दिया होगा, उसमें पूछा गया था डेजर्ट नेशनल पार्क। तो डेजर्ट नेशनल पार्क में कौन सी स्पीसीज थी, इंडियन बस्टर्ड स्पीसीज जो वहाँ की एंडेमिक है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, तो वो इसी के कारण पूछा गया था क्योंकि यूपीएससी जो है वो अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने लगा है करंट अफेयर से उठा के, तो ये आप ध्यान रखना। एक पॉइंट और ध्यान रखना, मैं आपको बताना भूल गया था कि ये जो रामसर है ये एक किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात नहीं करता है कि आपको इतने टाइम पीरियड के लिए इसका वाइस यूज़ करना है, फिर उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके वो उसका वाइस यूज़ करेगी, ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं देता है। और जो ये जो भी चीज़ है या इसकी जो भी फिलॉसफी है वाइस यूज़ की, ये सभी वेटलैंड पे समान काम करती हैं। कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी एक एक वेटलैंड के लिए कोई अलग रूल नहीं बनाता या उसके लिए कोई अलग चीज़ नहीं बोलता है ये रामसर, ये ध्यान रखना। ओके, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन से इस तरीके का क्वेश्चन ऑप्शन में आपका आया है जिसको एलिमिनेट आपको करना होता है। अब देखिए रामसर कन्वेंशन तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन इस रामसर कन्वेंशन के कई सारे पार्टनर्स होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर होते हैं। बेसिकली यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जाऊँगा कि ये जो रामसर है ये किसी भी साइट्स को रामसर साइट कैसे घोषित करता है? क्या ये किसी भी कंट्री में खुद जाता है और वहाँ की वेटलैंड को देखता है, उनकी कंडीशन देख के बोल देता है हाँ ओके अब इसको रामसर साइट बना दिया जाए? ओके, तो ऐसा करता है क्या? आंसर इज नो। रामसर कन्वेंशन कभी भी खुद जाके जो है ग्राउंड वर्क या फील्ड वर्क नहीं करता है। तो फिर कौन करता है ग्राउंड वर्क जाके, फील्ड वर्क? तो वो ग्राउंड वर्क करते हैं जाके ये NGOs, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो NGOs हैं ये ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ की कंडीशंस देखते हैं, फिर ये जो है रिकमेंड करते हैं और उसके हिसाब से फिर जो है उसको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। अब देखिए क्या होता है, इसमें आते हैं आपके वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, और आपका आता है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, और वाइल्ड फॉल वेटलैंड ट्रस्ट, और जो है WWF और वेटलैंड इंटरनेशनल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसमें स्टार लगा सकते हैं क्योंकि हर एक पे ऑलरेडी UPSC ने क्वेश्चन पूछ चुका है, इस पे हर एक पे पूछ चुका है, एक्सेप्ट ये दोनों पे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, बाकी इन चारों पे क्वेश्चंस जो है पूछ चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है हम लोग इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे ना, वहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग बेसिक जान लीजिए कि ये सारे जो हैं ये NGOs हैं, ठीक है, जो कि रामसर कन्वेंशन के पार्टनर्स हैं। अब एक चीज़ याद रखिए, ये जो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल है इसका मेन वर्क क्या रहता है, ये ग्राउंड वर्क में जाता है, एक एक वेटलैंड में जाके देखता है कि हाँ यहाँ पर कौन कौन से स्पीसीज है, कौन कौन से वर्ड हैं जो कि जिनको कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो फिर क्या करता है ये जो है ग्राउंड लेवल पे जाके पॉपुलेशन के, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन उनका सेंसस करता है, सेंसस करके उनका पूरा जो है एक तरीके से डाटा तैयार करता है, और वो ही डाटा जो है वो जाके IUCN को देता है।
फिर IUCN को बोलता है, सजेशन करता है कि ये जो वर्ड है ये खतरे में है, इसको आप अपनी रेड डाटा बुक में जो है वो शामिल करिए। फिर IUCN जो है उसको कंजर्वेशन स्टेटस देता है। रेड डाटा बुक में शामिल करने के बाद उसको कंजर्वेशन स्टेटस देता है कि ये थ्रेटन स्पीसीज है, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लिस्ट कंसर्न है, या एक्सटिंक्ट हो गई है ये स्पीसीज। तो वर्ल्ड लैंड इंटरनेशनल जो है IUCN को रिकमेंड करता है और डाटा प्रोवाइड करवाता है IUCN को। ओके, देन बात करें कि ये जो WWF है ये भी NGO है, तो ये काम क्या करता है, ये क्या करता है, जो ह्यूमन फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस करने का जो है मेन काम करता है। और अगर हम लोग बात करें IUCN और जो WWF, इन दोनों का जो हेड क्वार्टर है आपको स्विट्जरलैंड ग्लैंड में देखने को मिलेगा। दोनों की बिल्डिंग सेम ही है। ऊपर आपको ये ऊपर वाली बिल्डिंग में आपको ऊपर वाले फ्लोर में आपको WWF का हेड क्वार्टर और नीचे वाले फ्लोर में आपको जो है IUCN का हेड क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। खैर ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो है चार हम लोग को बहुत अच्छे से करने होते हैं, जिसको हम लोग अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग समझिए ये जो NGOs हैं ये जो है रामसर कन्वेंशन के जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर है जो कि फील्ड वर्क करते हैं। अब देखिए ये जो रामसर कन्वेंशन है ये कौन सी ट्रीटी है, ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, ठीक है, IGO ट्रीटी है। और उसके जो पार्टनर हैं ये क्या है, ये NGOs है, ठीक है। और अगर हम लोग अदर पार्टनर्स की बात करें, इनके अलावा कुछ और पार्टनर हैं, उसमें आपके इंटर गवर्नमेंटल भी आ जाएंगे और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाएंगे। अब देखिए इसके अदर पार्टनर्स में आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, UNEP, UNDP, UN साइट्स, UNCBD, ये सब जो है ये भी रामसर कन्वेंशन के ही जो है अदर पार्टनर्स में आते हैं। UN की जितनी भी एजेंसी हैं एनवायरनमेंट से रिलेटिव वो सब जो है ये रामसर कन्वेंशन की पार्टनर्स में आती हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा बताने का यही मकसद है कि ये जो सारे ऑर्गेनाइजेशन ना ये एक दूसरे से लिंक के हैं, तो आपको लिंक पता होना चाहिए। क्या होता है कि कई बार हम लोग जो है सिर्फ अलग अलग से पढ़ते रहते हैं तो हम लोग को उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, जो कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा उसमें मिसिंग देखने को मिलता है। ये सारे जो है ना ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से लिंक हैं, तभी तो क्वेश्चंस आते हैं एक दूसरे से और हमें पता नहीं चलता ये कहाँ से क्वेश्चंस आ गए हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये NGOs है, मेन वर्क रामसर के लिए यही करते हैं। उसके बाद बाकी अदर पार्टनर्स हैं वो भी जो है इनके लिए फील्ड वर्क करते हैं। ओके, तो इतना आप लोग ध्यान रखना। तो गाइस हमारे इंडिया में लगभग 66,000 आपको वेटलैंड्स देखने को मिलेगी, लेकिन अब हम लोग हर किसी को रामसर साइट्स तो नहीं डिक्लेयर कर सकते ना, तो इसके लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो होंगे। तो ऐसे 9 क्राइटेरिया हैं, उनको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव में एज अ स्टेटमेंट ये क्राइटेरिया आ जाए। ओके, तो देखिए बेसिकली 2 ग्रुप हैं इसके, तो एक ग्रुप A ग्रुप B, तो इनको हम लोग जो है सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहला आपका जो क्राइटेरिया है कि जो भी वेटलैंड है वो एक रेयर और यूनिक एग्जाम्पल होना चाहिए नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड का। इसमें आर्टिफिशियल वेटलैंड भी आ जाएंगी आपकी, अगर वो नेचुरल जैसे बिहेव करती हैं तो वो भी जो है आपके जो है रामसर साइट बनने की खासियत रखती हैं। तो पहला क्राइटेरिया हो गया कि एक वेटलैंड को रेयर और यूनिक एग्जाम्पल होना चाहिए। सेकेंड ग्रुप में आते हैं आपके जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो एक क्राइटेरिया है इसमें आता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के आधार पर। ओके, तो सेकेंड क्राइटेरिया है आपका कि ये जो वेटलैंड है वो थ्रेटेंड स्पीसीज को सपोर्ट करे। अब मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ करा है कीवर्ड थ्रेटेंड। थ्रेटेंड में आते हैं आपके एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, ये 3 सब कैटेगरी है थ्रेटेंड स्पीसीज के। याद रखना आगे जब मैं थ्रेटेंड वर्ड यूज़ करूंगा तो ये 3 सब कैटेगरी आपको याद होना चाहिए। तो क्या करे, वो वेटलैंड जो है सपोर्ट करे थ्रेटेंड स्पीसीज को। ओके, तब उसको जो है एक रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि वो सपोर्ट करे एनिमल और प्लांट की स्पीसीज को, ठीक है, वो सपोर्ट करे एनिमल और प्लांट की स्पीसीज को जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हों। ओके, जो कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में या जोग्राफिकल एरिया में। ओके, तो क्या करे, वो एनिमल और प्लांट की स्पीसीज को जो है वो सपोर्ट करे बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये हो गया आपका थर्ड क्राइटेरिया। और फोर्थ क्राइटेरिया ये है कि वो वेटलैंड सपोर्ट करे प्लांट और एनिमल स्पीसीज की को उनकी एक क्रिटिकल स्टेज में या उनकी लाइफ साइकिल में, जो कि उनको एक आवाज़ प्रोवाइड करवाए उनकी विपरीत परिस्थितियों में। मतलब सिंपल तरीके से समझिए कि वो जो स्पीसीज और प्लांट है उनकी विपरीत परिस्थितियों में उनको जो है एक आवास यानी कि एक रिफ्यूज जो है वो प्रोवाइड करवाए। ओके, देन बात करें जो है वाटर वर्ड के आधार पर। देखिए पांचवा जो है वो वेटलैंड
रेगुलरली सपोर्ट करे लगभग 20,000 या उससे ज़्यादा वाटर वर्ड्स को। ओके, ये हो गया 5वां क्राइटेरिया। 6वां है कि लगभग 1% जो है वो वाटर वर्ड की सब स्पीसीज या कोई भी एक स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है उसको इंडिविजुअली जो है सपोर्ट करे 1%। ये हो गया 6वां क्राइटेरिया। और अगर हम लोग बात करें 7वें क्राइटेरिया की, जो कि फिश के आधार पर है, तो ये जो है ये सपोर्ट करे वहाँ की जो इंडिजीनियस फिशेस है उनको। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, वहाँ की जो इंडिजीनियस स्पीसीज है, सब स्पीसीज है, मतलब वहाँ की जो फिश है उसको जो है वो सपोर्ट करे। भाई ये है सिंपली में कि वो फूड प्रोवाइड करवाए वहाँ की स्पीसीज को, या आजू बाजू की कोई पॉपुलेशन है उसको फूड प्रोवाइड करवाए। और 9वां क्राइटेरिया ये है कि वो 1% सपोर्ट करे वहाँ की इंडिविजुअल पॉपुलेशन को, जो कि वहाँ पे वेटलैंड पे डिपेंडेंट हो, लेकिन वो नॉन एवियन एनिमल स्पीसीज हो। यहाँ पर नॉन एवियन, एवियन मतलब होता है पक्षी की प्रजाति है, ठीक है, पक्षी के प्रजातियाँ। तो यहाँ पर नॉन एवियन है तो मतलब पक्षी के अलावा और जो स्पीसीज हैं उनको वहाँ पे वो जो है वो सपोर्ट करे, ठीक है। ये बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था इसके 6th क्राइटेरिया के सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर जो है वाटर वर्ड की बात हो रही है, तो मतलब एवियन जो है उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो है ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है 9 और 6 में, ये आप याद रखना। तो देखिए जो शुरू के 5 है वो इंपॉर्टेंट है, वो आप याद कर लेना कि पहला तो ये है हमारा कि वो रेयर, वो यूनिक एग्जांपल हो वहाँ का, और वो जो है थ्रेटेंड स्पीशीज़ को सपोर्ट करे, और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको बनाए रखे, उसको मेंटेन करे वहाँ की पॉपुलेशन को, ठीक है। और चौथा ये है कि वो जो है वहाँ के क्रिटिकल स्टेज में या एडवर्स कंडीशन में जो है वहाँ की स्पीसीज़ को जो है वो सपोर्ट करे। 5वां ये है कि 20,000 से ज़्यादा जो है वहाँ पर वाटर वर्ड्स होना चाहिए, और 1% सपोर्ट करे वहाँ की जो है वाटर सब स्पीसीज़ को। और 7वां जो है वो वहाँ पर इंडिजीनस जो वहाँ की फ़िश है वो वह फिश की सब स्पीसी है उसको सपोर्ट करे। और 8वां जो है आपका सिंपली देखें कि वहाँ पे फूड प्रोवाइड करवाए वहाँ की स्पीसीज़ को। और 9वां ये है कि वहाँ पे जो नॉन एवियन एनिमल स्पीस है उनको 1% एनिमल स्पीस को, नॉन एवियन एनिमल स्पीसीज़ को ये सपोर्ट करे, ठीक है। ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, इसको आप रट लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के बारे में। देखिए काफ़ी सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। सबसे पहले बात करते हैं ये मॉन्ट्रियक्स है क्या। ये मॉन्ट्रियक्स जो है ये स्विट्ज़रलैंड की एक सिटी है, वहाँ से ही जो है ये वर्ड आया है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। ये रामसर से कैसे कनेक्टेड है, देखिए क्या होता है, ये एक प्रकार का जो है ना ये एक रजिस्टर है, जहाँ पर जो वेटलैंड है, जो रामसर साइट है, उनको जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड किया जाता है। सिंपली लैंग्वेज में देखें कि यहाँ पर कौन सी रामसर साइट को जो है वो डिक्लेयर किया जाता है एज अ मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनना, देखिए जब किसी भी वेटलैंड का इकोलॉजिकल करेक्टर चेंज हो रहा हो, कैसे, उसमें या तो फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा हो, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा हो, या तो वहाँ पे जो है पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा हो उस वेटलैंड में, या तो फिर वहाँ पर आपको ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब कि ह्यूमन की एक्टिविटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हो, तो इस सिचुएशन में जो वो वेटलैंड है वो थ्रेटेंड कंडीशन में, मतलब कि एक तरीके से बहुत क्रिटिकल कंडीशन में चली जाती है, तो उसको जो है एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में जो है शामिल किया जाता है। ये आप ध्यान रखिए, ये 3 मैंने पॉइंट कीवर्ड बोले हैं, या तो वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बढ़ रहा हो, या तो वहाँ का जो पॉपुलेशन पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा हो, या तो वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो। तब उस कंडीशन में जो है किसी भी वेटलैंड को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है और उसे रजिस्टर में शामिल किया जाता है, रजिस्टर में लिख लिया जाता है, ठीक है। ये आप समझिए। तो ये जो है एक प्रकार का रजिस्टर है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जैसे स्पीसीज होती है ना, स्पीसीज को क्रिटिकली एंडेंजर्ड इस टाइप में डालते हैं ना, वैसे ही वेटलैंड में भी आप समझिए उनमें भी इस तरीके से की कंडीशन होती है कि वो ऐसी कंडीशन में आ जाती हैं कि वो खतरे में हो जाती है, उनका वो एक तरीके से जो है आईसीयू में जाने की कंडीशन में आ जाती हैं, तो उनको संरक्षण प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत होती है। तो अगर हम लोग उसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाल देंगे तो उसका जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसमें जो है लोग और अच्छे से ध्यान देंगे, तो वहाँ की गवर्नमेंट फिर उसके लिए और पॉलिसी बनाएगी जिससे उसको संरक्षण या उसको कंजर्व किया जा सके, ठीक है। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड एक प्रकार का रजिस्टर है, अब ध्यान रखना, जिसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन और ह्यूमन इंटरफेरेंस को ध्यान रखते हुए जो है उसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। और अगर हम लोग बात करें हमारे हमारे इंडिया में जो है 2 लेक्स को, 2 वेटलैंड को जो है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक जो कि मणिपुर में है, केवलादेव जो कि आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। इससे पहले चिल्का को भी किया गया था, चिल्का लेक को शामिल किया गया था, लेकिन फिर जो है 2002 में इसको जो है रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना।
उसके बाद एक प्रोग्राम याद याद रखना, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट द्वारा जो है इम्प्लीमेंट की गई थी। ये 2015 में क्या हुआ ये जो नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान है और जो नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्लान प्रोग्राम था, इन दोनों को मर्ज करके जो है ये एनपीसीए बना दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या क्या कॉजेज़ होते हैं वेटलैंड लॉसेस के, तो पॉल्यूशंस वगैरह, पॉल्यूशन होता है, डिफोरेस्टेशन, एक्वाकल्चर, ये सब आप लोग देख लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब फाइनली हम लोग जो है हमारी वेटलैंड को एक एक करके जो है याद करते हैं। देखिए मेरा इतना यहाँ तक आप लोग को बताने का मकसद यही था कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और एक तरीके से अंदर से एक तरीके से इंटरेस्ट जाग सके। आई होप आपको जो है वो इंटरेस्ट आ गया होगा कि हाँ वेटलैंड कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, रामसर साइट्स क्या होती हैं, तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा ना। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आ रहा होगा इंटरेस्ट। ओके, तो चलिए अब एक एक करके जो है हम लोग थोड़ी सी डिटेल में जो है हमारी रामसर साइट्स को पढ़ते हैं। तो चलिए कुछ फैक्ट याद कर लीजिए। जैसे 42 रामसर साइट है, आपको मालूम ही है। सुंदरवन जो सबसे लार्जेस्ट है। और अगर हम लोग बात करें फर्स्ट जो है रामसर साइट कौन सी डिक्लेयर की गई थी, तो वो चिल्का लेक जो है फर्स्ट नंबर पे, देन जो है केवलादेव जो नेशनल पार्क है वो सेकंड नंबर पे जो है रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। ओके, उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी, लगभग 8 रामसर साइट देखने को मिलेंगी। रेणुका वेटलैंड जो है वो हिमाचल की जो है सबसे छोटी जो है वेटलैंड आपको देखने को मिलेगी रामसर साइट्स में। तो ये देखिए कि वेटलैंड को हम लोग किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए वेटलैंड या तो चारों तरफ से लैंड से घिरी होगी या तो कोस्टल एरिया में होगी। एक साइड उसका कोस्टल एरिया में मतलब समुद्र से होगा या एक साइड कोस्टल से होगा। तो या तो मरीन वेटलैंड होगी या तो इनलैंड वेटलैंड होगी। इसमें भी जो है होती है ये ह्यूमन मेड भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है और नेचुरली भी हो सकती है। तो मैंने उसको जो है अलग ही कर दिया, ठीक है। बाकी मैन मेड जो वेटलैंड है वो दोनों में हो सकती है। यहाँ पर आपको सलाइन वाटर वाली वेटलैंड देखने को मिलेंगी और ब्रैकिश वाटर वाली जो है वेटलैंड देखने को मिलेंगी। मतलब सलाइन से थोड़ा सा कम खारा रहता है वो ब्रैकिश वाटर कहलाता है, ठीक है। ये इसमें जो है 30 पर 1000 जो है ये आपको पार्ट्स पर 1000 जो है वहाँ का सलाइन वाटर देखने को मिलेगा, मतलब वाटर का जो है सॉल्टीनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। इनलैंड में आपकी फ्रेश वाटर हो सकती है, ब्रैकिश वाटर हो सकती है। फ्रेश वाटर में आपको और ये जो है फ्लोइंग वाटर भी हो सकता है और जो है परमानेंट या सीजनल या रुका हुआ वाटर भी हो सकता है। जैसे लेक हो गया, मार्शेस हो गया, ये जो है फ्लो नहीं होता है, ठीक है। जैसे रिवर हो गया, स्प्रिंग्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गई, ये क्या होता है इनका पानी फ्लो होता रहता है। और मैन मेड में तो आपको मालूम है कि जो है वो हाथ से बनाई हुई आर्टिफिशियल ह्यूमन द्वारा बनाई हुई जो है वो वेटलैंड उसमें आएंगी, ठीक है। तो ये छोटा सा क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स के बारे में। इसमें आती है आपकी अपर गंगा, सुर सरोवर, समन वर्ल्ड सेंचुरी, सरसाई नवार, नवाबगंज, समसपुर, पार्वती अर्गा और सेंडी वर्ल्ड सेंचुरी। तो इसको हम लोग चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग समन वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में, जो कि आपको मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है ये एक ऑक्सबो लेक है जो कि गंगा नदी के फ्लड प्लेन पर बनी हुई है, जो कि सीजनली है। यहाँ पर जो है सीजन के टाइम जब बारिश वारिश गिरती है तब जो है ज़्यादा पानी आपको देखने को मिलेगा। और ये फेमस इसलिए है, किसके लिए फेमस है, ये सारस क्रेन के लिए जो है वो फेमस है, ठीक है। ये जो है सारस क्रेन के लिए फेमस है। इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है IUCN की रेड डाटा जो बुक है उसमें शामिल किया गया है। ये थ्रेटेन स्पीसीज है जो कि वल्नरेबल है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये सिर्फ जो है इंडिया में पाई जाती है, नो, ओनली इंडिया में नहीं, ये आपको अदर कंट्रीज़ में भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो है उसका ओरिजिनल पिक है वहाँ के वेटलैंड का। अब बात करते हैं हम लोग सरसई नवार वेटलैंड, जो कि आपको इटावा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा यूपी की। और ये जो रही ये उसका पूरी लोकेशन है। ये जो रेड वाला एरिया है ना, ये है पूरी वेटलैंड। और बात करें ये परमानेंट मार्शेस है, मार्शेस मतलब होता है दलदल, ये परमानेंट मार्शेस है। और ये जो है एग्जाम्पल है कोहेबिटेशन ऑफ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ का, ओके। और बात करें यहाँ पर आपको नॉन माइग्रेटरी सारस क्रेन देखने को मिलेंगे, जो कि माइग्रेट नहीं करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है वल्चर्स, वाइट रैम्प्ड वल्चर देखने को मिलेंगे, जो कि जिनका कंजर्वेशन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हमारे इंडिया में 3 प्रकार के जो हैं वल्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रेड कलर में आपको दिख रहे होंगे, बेंगलिसिस और टेनूरियोट्रिस जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो है इंडिकस, ये आपको इंडिया में ही देखने को मिलेंगे। तो 3 प्रकार के वल्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक और देखने को मिलेगा इजिप्टियन वल्चर, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनका आप ध्यान रखना, क्योंकि इनका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ओके। ये इनका जो है साइंटिफिक नेम आप याद रखना। देन बात करते हैं सैंडी वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में, जो कि आपको हरदोई डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। तो ये है पूरी, ये उसका पूरा एरिया है।
सैंडी बर्ड सेंचुरी का। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कौन सी स्पीशीज पाई जाती है, तो यहाँ पर जो है नील गाय के लिए जो है ये फेमस है। और ये जो है सिर्फ इंडिया में नहीं, आपको थोड़ा सा नेपाल में भी देखने को मिलेगी। नेपाल का जो तराई रीजन है, जो हिमालय के फुट हिल्स है, वहाँ पर आपको ये नील गाय देखने को मिल जाएंगे। लिस्ट कंसर्न है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान रखिए कि नील गाय कहाँ मिलती है, सैंडी बर्ड सेंचुरी में मिलती हैं। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो कि उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगी, तो ये रही नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। ओके, यहाँ पर आपको जो है इजिप्टियन वल्चर उसके लिए फेमस है, जिसका कंजर्वेशन स्टेटस है इंडेंजर्ड, तो ये ध्यान रखना। और नाम में ही इजिप्टियन है, तो डेफिनेटली हमारे इंडिया में नहीं और जगह भी मिलता होगा। ओके, याद रखना। और ये पलाश फिश ईगल के लिए फेमस है, इनका भी जो स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है, तो ये आप ध्यान रखना इनका। ठीक है, बात करें हम लोग समसपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में। समसपुर जो कई छोटे छोटे जो है झीलों से मिलकर बनाई गई है, उनको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर आपको 75,000 से जो है ज़्यादा बर्ड्स यहाँ पर माइग्रेटरी स्पीसीज देखने को मिलेंगी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी इजिप्टियन वल्चर्स के लिए फेमस है और पलाश ईगल के लिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अपर गंगा रिवर के बारे में। देखिए, ब्रिज घाट से लेके जो नरोरा तक जो है ये आपकी अपर गंगा फैली हुई है। अपर गंगा का जो है मतलब ये वेटलैंड है, वहाँ तक का इसका जो है बाउंड्री है। तो नरोरा को नोरा से भी आप लोग याद कर सकते हैं। ये बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट में है, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बुलंदशहर और बदायूं। ठीक है, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है ये जो वेटलैंड है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, देन बात करें यहाँ पर ये किस लिए फेमस है, ये जो है गंगा गंगा डॉल्फिन के लिए फेमस है, जो कि आपको जो है सिर्फ इंडिया में नहीं, आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिलेगी। क्योंकि क्वेश्चंस आता है ना कि डॉल्फिन जो है, गंगा डॉल्फिन जो है वो ओनली जो है इंडिया में पाई जाती है, नहीं, ये बांग्लादेश में भी पाई जाती है। तो इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड। तो देखिए, लगभग ह्यूमन के बराबर जो है इनका साइज़ आपको देखने को मिलेगा। और इनकी इंटरेस्टिंग बात ये आपको बताऊं कि ये जो हैं ये पानी में सांस नहीं ले सकती, इनको सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है, और इनको कुछ दिखता भी नहीं है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। देन बात करें हम लोग, यहाँ पर घड़ियाल भी पाया जाता है, घड़ियाल के लिए भी फेमस है। घड़ियाल का जो स्टेटस है, कंजर्वेशन स्टेट है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये आपको चंबल रिवर, पार्वती रिवर, सोन रिवर, महानदी रिवर, ये ब्रह्मपुत्र रिवर, और यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, घड़ियाल जो है, घड़ियाल मगरमच्छ से थोड़ा अलग होता है। क्रोकोडाइल का देखिए थोड़ा सा फेस अलग रहता है, इनकी जो देखिए मुंह कितना बड़ा रहता है, ये होता है इंडियन घड़ियाल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनके में भी अलग अलग कैटेगरी आती है, तो मैं बात कर रहा हूँ घड़ियाल की। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पार्वती अर्गा के बारे में। पार्वती अर्गा जो कि आपको गोंडा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये बेसिकली 2 ऑक्सबो लेक हैं। ठीक है, ये 2 ऑक्सबो लेक हैं। यहाँ पर जो है एक एंशियंट टेम्पल पाया जाता है, जो कि रिलीजियसली जो है सिग्निफिकेंट रखती हैं। तो काफ़ी सारे टूरिस्ट के लिए जो है आकर्षण का केंद्र है ये। और यहाँ पर आपको लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो है बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, देन ये फेमस किस लिए, ये वाइट रम्प्ड वल्चर के लिए जो है ये फेमस है। ओके, तो ये जो है ये रेड वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो है ये वाइट रम्प्ड वल्चर का एरिया है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ओके, ये आप ध्यान रखना। अभी हम लोगों ने जो है जो है इंडिकस इंडिकस यानी कि जिप्स इंडिकस वाला जो है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी के बारे में, जो कि आगरा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, ये है इतना वाला एरिया जो है ये सुर सरोवर के अंदर आता है। इसको कीथमपुर लेक भी कहते हैं या कीथम लेक भी कहते हैं, जो कि ह्यूमन मेड है, मतलब कि आर्टिफिशियल लेक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बात करें, ये ग्रेटर स्पॉटेड ईगल के लिए फेमस है। ओके, यहाँ पर जो स्पीसीज है, इसका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है, और ये केवल इंडिया में नहीं पाया जाता, अदर कंट्री में भी पाया जाता है। इसकी जो ब्रीडिंग एरिया है वो टेगा बन जो है वहाँ का है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। अपर गंगा, सुर सरोवर, समन, सरसाई, नवाबगंज, समसपुर, पार्वती अर्गा, सैंडी बर्ड सेंचुरी, उत्तर प्रदेश। तो ऐसा आप लोग जो है 5 बार बोलिए, 5 बार बोलिए, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो आई होप आपने जो है बोल दिया होगा वीडियो को पोस्ट करके। तो अपर गंगा, सुर सरोवर, समन बर्ड सेंचुरी, सरसाई, नवाबगंज, समसपुर, पार्वती अर्गा, सैंडी बर्ड सेंचुरी, उत्तर प्रदेश। तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश की बर्ड सेंचुरी है। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो, अगर आपने 5 बार अच्छे से बोल दिया है इसको, तो आप इसको एक काम करिए, बिना देखे लिखिए। एक देखिए, अगर आप लोग इनके नाम भी भूल जाएंगे ना, तो ये इमेज जो आपको दिख रहा है, ये मैप दिख रहा है, ये मैप नहीं भूलेंगे। मैप आपके माइंड में छप चुका है, तो ये जो है आपको आसानी से याद हो जाएगा। और कुछ लोग जो इसकी ट्रिक 5S से बताते हैं कि 5S जो है उससे आपकी सुर सरोवर, समन, सरसाई और जो है सैंडी और समसपुर जो है वो याद कर सकते हो। आप जिस तरीके से आपको याद होते बने ना, कर लो। ठीक है, मैंने जो बताया आपको, एक बार 5 बार इसको बोल के देखो, आप इसको जो है फिर जवान में आपको याद हो जाएगा ना। फिर जैसे मंत्र बोलते हैं ना फटाफट पंडित लोग, वैसा आपके मुंह से निकलेगा। ठीक है, ये जितने भी रामसर साइट्स हैं। ओके।
पंजाब की रामसर साइट जिसमें श्योपुर मैनी, कंजी वेटलैंड, हरीके वेटलैंड, रोपर और नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व वेटलैंड आते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग सबको पढ़ते हैं। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, देखिए जो ब्यास नदी है ना उसी को ही एज अ जो है वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया है। इसकी जो अगर लिमिट अगर आप लोग देखोगे तो ये जो पोंग डैम लेक है वहाँ से हरीके वेटलैंड तक का जो पूरा ये एरिया, ये जो रिवर है उसको जो है 185 किलोमीटर की, उसको एज अ रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर आपको कई सारी स्पीसीज एंडेंजर्ड वगैरह स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपको याद रखना है, ये तीनों जो रामसर साइट्स हैं, हरीके वेटलैंड, पोंगडम वेटलैंड और ये जो पूरी रामसर ये जो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर बात करें कौन सी स्पीसीज है तो तोर पीती तोरा जो है ये मछली टाइप की है, तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, यहाँ की थ्रेटेंड में है। और इंडियन हॉक डियर, ये आपको ध्यान रखना है, इंडियन हॉक डियर जो है वो यहाँ की जो है इसके लिए फेमस है, ये ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। यहाँ पर आपको इसका स्टेटस एंडेंजर्ड देखने को मिलेगा। ये केवल इंडिया में नहीं, ये आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा, बांग्लादेश और म्यांमार में भी, और यहाँ पर आपको वियतनाम, लाओस और वहाँ साइड थाईलैंड साइड भी दिख जाएगा। ओके, और यहाँ पर बात करें और कौन सी स्पीसीज़ है, यहाँ पर स्मूथ कोटेड ओटर, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा जिसका स्टेटस वल्नरेबल है, और ये भी सिर्फ इंडिया में नहीं आपको अदर कंट्रीज़ में भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हरीके वेटलैंड के बारे में, जो कि ब्यास रिवर, जो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है उसी से ही कनेक्टेड है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किन नदियों के बीच में स्थित है या किन नदियों के जंक्शन में को इन्फ्लुएंस में स्थित है। तो हरीके वेटलैंड ब्यास नदी और सतलज, ये दोनों रिवर के जो है कौन को इन्फ्लुएंस में, मतलब दोनों के जंक्शन पे स्थित है। तो देखिए यहाँ पर ये इतना एरिया जो है आपको देखने को मिलेगा, ये सतलज रिवर और ये जो है आपकी ये है ब्यास रिवर। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया है ये हरीके वेटलैंड है। ओके, ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, हालांकि ये इसको रिपीट नहीं करेगा, लेकिन इसके अलावा और जो वेटलैंड है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कैसे पूछा था उसने, ये पूछा था 2014 में कि कौन सी वेटलैंड है वो किसके कॉन्फ्लुएंस पर है। काफ़ी टफ क्वेश्चन है क्योंकि जनरली लोग इतना डीपली नहीं पढ़ के जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दिया, हरीके वेटलैंड आपको मालूम है ब्यास और सतलज नदी के कॉन्फ्लुएंस पे जो है वो मतलब संधि वाले स्थान पर जो है वो आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका सही होगा। तो आप फंस गए यहाँ पर क्योंकि 3 ऑप्शन में जो है वो आपका फर्स्ट जो है ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ये तो आपने बी को तो हटा दिया, ये एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पर याद रखिए जो केला देव नेशनल पार्क है ये बनास और चंबल के कॉन्फ्लुएंस में नहीं आता है, ये आता है बैनगंगा रिवर के कॉन्फ्लुएंस में। पता है 2 रिवर नहीं है उसकी। और कोलेरू लेक जो कि आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी, तो वो कृष्णा और जो गोदावरी नदी है उन दोनों नदियों के बीच में है, यहाँ पर मोसी नदी नहीं है कोई सी। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन है, लेकिन हाँ आप थोड़ा सा अंदाज़ा, आपको यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा गेस वर्क करना ही पड़ेगा। ओके, और थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको जो है इतना बढ़िया तरीके से मैप से बता रहा हूँ। ये सारे मैप आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे, वहीं से मैंने निकाले। बहुत कम लोग जो है इस तरीके से मैप यूज़ करते हैं। ओके, सिर्फ नाम लिया और उसका जगह रटवा दी, बस इतने में ही हो जाता है लोगों का काम। ऐसा नहीं, अपन लोग को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग श्योपुर मैनी। श्योपुर मैनी आपको ये देखने को मिलेगी, तो ये इतना एरिया जो है ये श्योपुर मैनी के अंदर आता है। ये किस लिए फेमस है, ये जो आइथिया फर्निया जो है स्पीसीज़ के लिए फेमस है। ये मेल की है, ये फीमेल की इमेज है। तो ये थ्रेटेंड स्पीसीज़ है, वल्नरेबल इसका स्टेटस है, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको दिख जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है ब्लैक पॉन्ड टर्टल, ठीक है, इसको स्पोर्टेड पॉन्ड टर्टल भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है आपको वाइट वाइट स्पॉट इसमें दिख जाएंगे। इसका स्टेटस कंजर्वेशन स्टेटस है एंडेंजर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये आपको पाकिस्तान गंगा रिवर में, पाकिस्तान में भी दिख जाएगा, इंडस गंगा दोनों रिवर में आपको देखने को मिलेगा, श्रीलंका, बांग्लादेश। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, केवल हमारे इंडिया में नहीं अदर देश में भी पाया जाता है। देन बात करते हैं नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो है ये सतलज रिवर पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए हम लोग भाखड़ा नांगल डैम पढ़ते हैं कि ये सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा डैम है, ऐसा पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए जो भाखड़ा नांगल है ना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। देखिए ये जो नांगल है ना ये बैराज है, और जो भाखड़ा है वो डैम है। ठीक है, भाखड़ा डैम है जो कि गोविंद सागर लेक पे बना हुआ है। तो इन दोनों को मिला के बोला जाता है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कि 1961 में शुरू हुआ था। तो अब हम लोग जिस वेटलैंड की बात कर रहे हैं वो ये यहाँ पर है, नांगल बैराज के पीछे जो है ये सतलज रिवर, ये इतना जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया को जो है एज अ रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके,
तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये वही एरिया है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये बैराज और डैम में फ़र्क क्या है, ये आप इमेज से ही समझ सकते हैं। देखिए, डैम वो होता है जिसके पीछे पानी क्या होता है, लार्ज स्केल में स्टोर होता है, लेकिन बैराज के पीछे जो है पानी स्टोरेज नहीं होता है। ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है बैराज का। ओके, ये आप ध्यान रखिए। तो ये हो गया आपका नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये शिवालिक के फुटहिल्स पे आपको देखने को मिलेगा। ये हाईली इको सेंसिटिव नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, देन बात करें ये और क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पंचशील का समझौता हुआ था। इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील का समझौता जो हुआ था वो नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास ही हुआ होगा, कहीं पर हॉल वगैरह में। तो ये क्यों फेमस है, ये इसलिए फेमस है इंडियन पेंगोलिन के लिए। ठीक है, इंडियन पेंगोलिन जो है आपको अदर देश में भी, बांग्लादेश में भी मिल जाएगा, पाकिस्तान में भी दिख जाएगा। इसका कंजर्वेशन स्टेटस है एंडेंजर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। देन बात करें हम लोग कि आपको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है पेंगोलिन दिख जाएंगे, अलग अलग प्रजाति के दिख जाएंगे। ओके, देन बात करते हैं यहाँ पर आपको इजिप्टियन वल्चर्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि इंडेंजर्ड कंजर्वेशन इनका स्टेटस है। ओके, और यहाँ पर आपको जो है इंडियन लेपर्ड भी देखने को मिलेगा। इंडियन लेपर्ड मतलब कि जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेंथरा पैडस फुस्का। ठीक है, तो ये जो है उसका जो है साइंटिफिक नेम है, आप ध्यान रखना। इसका IUCN की वल्नरेबल स्टेटस में जो है ये शामिल है। देन बात करें हम लोग रोपर लेक के बारे में। देखिए, ये जो रोपर लेक है ये किसके कॉन्फ्लुएंस में है, ये आपको सतलज और घग्गर, ये दोनों रिवर के इन्फ्लुएंस में आपको ये रोपर वेटलैंड देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी घग्गर रिवर होती है, ये सतलज रिवर होती है। तो ब्यास और सतलज की रिवर के बीच में कौन सी आपको देखने को मिलती है, हरिके। और यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है आपको, रोपर। ओके, देन ये जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये ह्यूमन मेड वेटलैंड है, मतलब आर्टिफिशियल वेटलैंड है। जैसे हम लोगों ने जो हरिके लेक पढ़ी थी ना, वो भी एक आर्टिफिशियल लेक थी, आप ध्यान रखना उसको। सतलज जो ब्यास नदी के जो को इन्फ्लुएंस पर है, मतलब संधि पर थी, उसी वो कौन सी थी, वो भी आर्टिफिशियल वेटलैंड थी। ठीक है, याद रखना, ये भी पेंगोलिन के लिए फेमस है। अब बात करते हैं हम लोग कंजी वेटलैंड के बारे में। तो कंजी वेटलैंड जो है वो व्यास रिवर और यहाँ से ब्लैक बेन या काली बेन जो रिवर है उसके बीच में स्थित है कंजी वेटलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, ये जो स्ट्रीम है कंसिडर्ड वी मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेट फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट, मतलब रिलीजियस पॉइंट से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है काली बेन रिवर। तो यही जो है ये पूरी जो है आपकी कंजी वेटलैंड है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया ये किस किस रिवर के बीच में, कालीवेन रिवर और ब्यास रिवर के बीच में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, गुरु नानक देव जी से उनसे कनेक्टेड है ये कंजी रिवर। और आप लोग को मालूम है कि 550वीं बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई थी लास्ट ईयर। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ओके, और इसको एज आ जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर किया गया है कंजी वेटलैंड को। तो चलो फटाफट रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। व्यास कंजर्वेशन, रोपर, नांगल, हरिके, कांजी, श्योपुर, मैनी, पंजाब। ठीक है, तो इसको आप लोग फटाफट 5 बार बोलिए लाइन से। व्यास, रोपर, नांगल, हरिके, कंजी, श्योपुर, मैनी, जो कि पंजाब पर है। ठीक है, फटाफट इसको 5 बार बोलिए वीडियो को पॉज करके। तो आई होप आप लोगों ने बोल लिया होगा। अब इसको जो है थोड़ा सा एक बार लिखने की कोशिश करिए, लिख के देखिए, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मैं इसको जो है निमोनिक्स वगैरह नहीं बनाऊंगा। ठीक है, उसके लिए फिर वो अलग से वो निमोनिक्स भी याद करो, फिर वो करो, थोड़ा सा वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसको फटाफट आप लिख लो, लिख के याद कर लो, और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार इसी को देख देख के बोलते रहो, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, परमानेंटली याद हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और ये जो स्लाइड है मैं इसकी PDF जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना आप लोग, वहाँ पर सर्च करना यश की दुनिया या हमारी न्यू दुनिया सर्च करोगे ना, तो आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। मध्य प्रदेश की रामसर साइट, देखिए मध्य प्रदेश में सिर्फ केवल एक ही रामसर साइट्स हैं, जो कि है भोपाल, उसकी राजधानी भोपाल में आपको देखने को मिलेगी भोज वेटलैंड। ठीक है, तो ये जो है ये आपको लगभग इसका जो है एरिया, वैसे तो इतनी वेटलैंड है, लेकिन ये जो है कई सारे जो है छोटी छोटी लिंकिंग इसकी जो है वो बनी हुई है। इतना एरिया जो है इसका बेसिन में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको जो है कोलन रिवर देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर जाके इस रिवर में ड्रेन होती है। और यहाँ से जो कालियासोत रिवर है, एक और कालियासोत रिवर है, उसका ये सोर्स भी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जाके इसमें गिरती है और ये कालियासोत रिवर जो है वो यहाँ से निकलती है। ठीक है, उसका मतलब सोर्स है, कालियासोत रिवर का एक सोर्स है, वहाँ पर आपको ये एक डैम भी देखने को मिलेगा। ओके, ये अपर लेक है और इसी से जुड़ी हुई है लोअर लेक। ठीक है, तो ये जो है इसको भोज वेटलैंड भी कहते हैं, अपर लेक भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये परमार राजा भोज ने जो है बनवाया था इसको। ये आर्टिफिशियल लेक है, आपको ध्यान रखना है, ये आर्टिफिशियल लेक है। और यहाँ पर जो है बड़ी वाली लेक को भोजताल बोला जाता है, छोटी वाले को लोअर लेक कहा जाता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। लार्जेस्ट वर्ल्ड इंडिया
सारा स्क्रीन जो कि आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा, मतलब सारा स्क्रीन वही है जो मैंने आपको बताया था। ये थ्रेटेंड स्पीसीज है, वल्नरेबल इनका स्टेटस है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है राजा भोज ये चिल कर रहे हैं, मतलब स्वैग में खड़े हुए हैं अपने। तो ये वहाँ का ओरिजिनल वेटलैंड है। देखिए यहाँ पर यहीं से थोड़ा सा दूर आपको कुछ किलोमीटर दूर एक प्रजाति और देखने को मिलेगी जिसका नाम है यश, जो आपके लिए वीडियो बना रही है। जम्मू कश्मीर की रामसर साइट्स, जिसमें आपको देखने को मिलेंगी बुलर लेक, होकीरा वेटलैंड और सुरेनसार मानसर लेक। जम्मू कश्मीर की रामसर साइट, यहाँ पर 3 रामसर साइट हैं, होकीरा वेटलैंड, बुलर लेक और सुरेनसार मानसर। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं होकीरा वेटलैंड के बारे में। तो ये आर्टिफिशियल वेटलैंड है, इसको होकेरसार भी वेटलैंड भी कहा जाता है। ओके, तो ये जो है ये वेटलैंड का पूरा स्ट्रक्चर है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये झेलम रिवर पर है, झेलम रिवर के बेसिन पर स्थित है। यहाँ पर ये किस लिए फेमस है? ये फ्रेरिग्नियस डक के लिए फेमस है, जो कि आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं सा पूरा मतलब एशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिल जाएगा, जिनका कंजर्वेशन स्टेटस है नियर थ्रेटेंड। बात करते हैं सुरेनसार मानसर वेटलैंड के बारे में, जो कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये छोटी सी मानसर लेक है, ये भी इसी का पार्ट है। तो ये सुरेनसार मानसर पूरी लेक आपको देखने को मिलेंगी, जो कि झेलम रिवर पर ही है। ये फ्रेश वाटर लेक है। और इससे पहले जो हम लोगों ने वेटलैंड पढ़ी थी होकीरा, वो जो है वो आर्टिफिशियल लेक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये झेलम बेसिन पर है, ये सुरेनसार मानसर। और ये जो है कल्चरली काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। महाभारत पीरियड का कनेक्शन जो है यहाँ से बताया गया है। ये किस लिए फेमस है? ये जो इंडियन फ्लैप शेल टर्टल है उसके लिए फेमस है, जिसका कंजर्वेशन स्टेटस है जो है लिस्ट कंसर्न। और इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल के लिए भी फेमस है ये, जिसका जो कि थ्रेटेंड स्पीसीज है, वल्नरेबल इसका जो है स्टेटस है। ठीक है, कंजर्वेशन स्टेटस, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार कहीं पिछले बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये टर्टल्स के बारे में, तो ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं बुलर लेक के बारे में। ओके, बुलर लेक जो कि आपको जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलेगा। ये है बुलर लेक, जो कि झेलम रिवर पर स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें यहाँ पर, यहीं पर आपको जो है डल लेक भी देखने को मिलेगी। ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी की झील है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम लोग ओवरऑल वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो चिल्का लेक है। ठीक है, ये फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है बुलर लेक, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं लद्दाख की वेटलैंड्स के बारे में। लद्दाख में 2 है, एक है सोमोरिरी और सोकार वेटलैंड। देखिए ये जो TSO सो का मतलब ही लेक होता है, चाइनीज़ भाषा में लेक को सो बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पेंगोंग सो है, वो उसके आगे लेक नहीं लगाऊंगे, सो मतलब होता है, TSO मतलब होता है लेक। ओके, ये ध्यान रखना है आप लोग। तो 2 हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं सोमोरिरी लेक। तो ये है सोमोरिरी लेक, आपकी इसको लोकेशन दिख जाएगी। तो ये है पूरी लेक। और यहीं से आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपको सोकार लेक देखने को मिल जाएगी। ये जो है फ्रेश वाटर लेक है। ये सोमोरिरी जो है वो फ्रेश वाटर है, और ब्रेकिश वाटर भी लेक है। ठीक है, मतलब दोनों टाइप की लेक है ये। ओके, देन बात करें हम लोग यहाँ पे ये किस लिए फेमस है। ये जो है ब्लैक नेक जो है क्रेन के लिए फेमस है, मतलब कि उसकी गर्दन जो है ब्लैक कलर की है। इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है नियर थ्रेटेंड है। और बार हेडेड गूज के लिए भी फेमस है, लिस्ट कंसर्न है इसका कंजर्वेशन। और ये जो है ब्लू शिप के लिए भी फेमस है, लिस्ट कंसर्न में है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब ये न्यूज़ में रहेंगे तब आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अर्गाली के लिए भी फेमस है ये। और यहाँ पर आपको कियांग, जो कि एक घोड़े जैसा देखने को, गधे जैसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं सोकार लेक। देखिए सबसे लेटेस्ट जो बनी हुई है ना, वो यही वेटलैंड है। ठीक है, तो सबसे दिसंबर के टाइम जो है इसको डिक्लेयर किया गया था। तो सोकार वेटलैंड है, ये जस्ट आपको ऊपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2 वेटलैंड है, एक तो है कि आपकी जो है स्टारपुक सो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, सोकार, ये दोनों को मिला के जो है रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। डिपोरविल वेटलैंड, जो कि आपको आसाम में देखने को मिलेगी। तो ये जो है डिपोरविल, जो कि ब्रह्मपुत्र के जो है फ्लड पेन एरिया में ही आती है। ये जो है आपको ये फ्रेश वाटर, परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस लिए फेमस है? ये स्पॉटेड बिल्ड पेलिशियन के लिए फेमस है, जिसका कंजर्वेशन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। और लेसर एडजस्टेंट और जो है ग्रेटर एडजस्टेंट, इन दोनों के लिए भी वह फेमस है। यहाँ पर आपको जो है ये इनका वल्नरेबल और जो ग्रेटर का है वो एंडेंजर्ड स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की रामसर साइट्स के बारे में। यहाँ पर 2 रामसर साइट आपको देखने को मिलेंगी, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और सुंदरवन। तो देखिए ये हमारे इधर जो रामसर 2019 में जो रामसर साइट घोषित किया गया जिस सुंदरवन को, वो इंडिया वाले साइट का जो सुंदरवन है उसको। बाकी जो बांग्लादेश साइड वाला जो सुंदरवन है
उसको ऑलरेडी जो है वो डिक्लेयर कर, हाँ पहले से ही डिक्लेयर कर चुका था, कर किया जा चुका था रामसर साइट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो है डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। और ये सुंदरबन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो है वन जो पाए जाते हैं उनको सुंदरी वन कहा जाता है, ठीक है, तो उनके कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ा था। चलिए बात करते हैं ईस्ट कोलकाता वेटलैंड के बारे में। तो ये आपको जो है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, ये वाला पूरा एरिया जो है आपको ईस्ट कोलकाता वेटलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। हुगली रिवर के जो है फ्लड प्लेन एरिया में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए बात करें, ये जो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है ये एक रामसर साइड है, इसको किडनी ऑफ द सिटी कहा जाता है। तो शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि पूरे कोलकाता जैसे मेगालोपोलिस एरिया का जो है पूरा सीवेज जो है ये अकेले मेंटेन करती है, बिना केमिकल के जो है मैनेज करती है। लगभग आपको 40% फीस और जो है 20% वेजिटेबल जो है वो यहीं से सप्लाई होते हैं। लगभग 50,000 जो फैमिली है वो इसी पे ही डिपेंड है, ओके, खाने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये पूरा उसका मैनेजमेंट है। सुंदरवन वेटलैंड जो कि एक रामसर साइट भी है, एक नेशनल पार्क भी है, टाइगर बंगाल टाइगर के लिए फेमस है ऑब्वियसली। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है वर्ल्ड के, सुंदरवन आपको मालूम ही है, ओके। और यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में भी इसको शामिल किया गया है, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। ये किस लिए फेमस है? ये नॉर्दर्न रिवर टेरापिन जो कि कछुआ जैसे दिखता है, जिसका क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और हाँ ये ऐसा दिखता है। और इरावदी डॉल्फिन के लिए ये फेमस है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सुंदरबन जो है इरावदी डॉल्फिन के लिए फेमस है। ये भी लगभग जो है एक ह्यूमन जैसा साइज है इसका, इंडेंजर्ड जो है इसका जो है कंजर्वेशन स्टेटस है। और अगर हम बात करें फिशिंग कैट के लिए भी फेमस है, जिसका वल्नरेबल स्टेटस है। ये जो है आपको श्रीलंका और इंडिया बांग्लादेश तीनों देशों में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग उड़ीसा की रामसर साइट्स के बारे में। यहाँ पर दो देखने को मिलेंगे, भीतरकनिका जो कि मैंग्रोव्स हैं और चिल्का लेक, ठीक है। तो भीतरकनिका की बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ये जो है भीतरकनिका, ये जो आपको देखने को मिलेगी, ये इसको आप लोग ऐसे याद रखना BBM। ये जो 3 रिवर हैं, 3 रिवर के कॉन्फ्लुएंस में आपको देखने को मिलेगा। भीतर बी से हो गया ब्राह्मणी, बैतरनी और माईपुरा रिवर भी हो सकता है, या महानदी रिवर, ठीक है। महानदी रिवर जो है वो यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप देखें, ये गहीर माता बीच भी कहते हैं इसको, वहाँ पर स्थित है। ये ऑलिव टर्टल के लिए जो है वो फेमस है। ऑलिव टर्टल अभी न्यूज़ में भी रहते हैं, क्योंकि कई सारे ऑलिव टर्टल का जो है वो यहाँ पर डाइड हो रहे थे। तो ये आप देखते रहना, जो भी रामसर साइड न्यूज़ में हो उनको तो बस रट ही लेना एक तरीके से। बाकी मैं आपको इतने अच्छे से डिटेल में बता रहा हूँ, आपको इमेज से आराम से जो है अमेजिन हो रहा होगा धीरे धीरे। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, ध्यान रखना है। ये किसके लिए फेमस है? ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। और ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे इधर पाए जाते हैं, ये आपको जो है अदर देश में भी देखने को मिल जाएंगे। ये एक नेशनल पार्क भी है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ओके। और गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग चिल्का लेक के बारे में, जो कि एक लेगुन लेक है। देखिए लेगुन लेक का मतलब क्या होता है? समुद्र का पानी जो है वो लेक में आता जाता रहता है, ओके। यहाँ पर ये इसका माउथ है, यहाँ से समुद्र का पानी कई बार जो है यहाँ पर एंटर कर देता है। तो नलवाना आइसलैंड जो है वो इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है चिल्का लेक, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है हमारे इंडिया में। और अगर ऐसे भी देखा जाए एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज, तो भी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट यहीं पर है, मतलब सबसे बड़ी लेक यही है। तो ये गंजम डिस्ट्रिक्ट और खरुदा डिस्ट्रिक्ट और पूरी डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आपको देखने को मिलेगी, ओके। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में पहले शामिल किया गया था, फिर इसको हटा दिया गया। तो ये जो है ग्रीन सी टर्टल के लिए फेमस है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है ये। और स्पून बिल्ड जो है सैंड पाइपर, उसके लिए फेमस है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड इनका स्टेटस है। बात करते हैं अब हम लोग त्रिपुरा की वेटलैंड के बारे में। त्रिपुरा में जो है आपको रुद्र सागर लेक देखने को मिलेगी। और बिहार में आपको एक ही देखने को मिलेगी, जो कि है कांवरताल, जो कि न्यू बनी हुई है। तो रुद्र सागर के बारे में बात करें, जो कि त्रिपुरा में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर जो है 3 स्ट्रिप जो है रूफ टर्टल देखने को मिलेंगे, 3 स्ट्रिप उसमें देखने को मिलेगी। ये फ्रेश वाटर नेचुरल वेटलैंड है। और इसमें जो इनका स्टेटस है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसका स्टेटस है। ये यहाँ पर आपको रुद्र सागर जो है वेटलैंड देखने को मिल जाएगी। ये है कांवरताल, जो कि जो है बिहार की फर्स्ट है। ये कांवर वेटलैंड आपको देखने को मिलेगी, कांवरताल, ओके। ये क्यों फेमस है? ये वही रेड हेडेड वल्चर के लिए फेमस है, वाइट ड्रम वल्चर के लिए और इंडियन वल्चर, तीनों टाइप के वल्चर जो हैं यहाँ पर आपको
देखने को मिल जाएंगे। तीनों का स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओके, तो ये मैं आपको बता ही चुका था। अब बात करते हैं हम लोग कहाँ की, अब हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु की वेटलैंड के बारे में, जो कि एक ही है, पॉइंट क्लिमर, आपको ध्यान रखना है। तो ये है पॉइंट क्लिमर, ये उसका ओरिजिनल जो है वहाँ का व्यू है। ये जो है स्पॉटेड वाइल्ड पेंशियन के लिए फेमस है, तो ये नियर थ्रेटेंड है। अब बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र की वेटलैंड्स के बारे में। तो महाराष्ट्र में दो हैं, लूनार लेक और नंदूर मधमेश्वर वेटलैंड। ओके, तो ये दोनों को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। लूनार लेक जो कि एक क्रेटर लेक है, मतलब ऊपर से एक जो है मेटेरोइड्स गिरा था, नीचे आके जो है मेटोराइट्स हो गया, तो उसने जो है एक लेक का निर्माण कर दिया था। ओके, तो ये है लूनार लेक। लूनार लेक किस लिए फेमस है, तो ये जो है बुली नेक्ड स्ट्रोक के लिए फेमस है, जो कि नियर थ्रेटेंड है। इसके बाद जो है नंदूर माधवेश्वर रामसर साइट, जो कि ये आपको देखने को मिलेगी। ये आपको नासिक में जो है ये आपको वेटलैंड देखने को मिल जाएगी। ये क्यों फेमस है, ये जो है देओलाली मिनो के लिए फेमस है। इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और ये इन्वेसिव स्पीसीज़ के लिए भी फेमस है। यहाँ पर कॉमन वाटर हैकिंथ देखने को मिल जाएगा आपको। ओके, तो यहाँ पर वल्चर, इंडियन वल्चर, वाइट वल्चर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं केरला की जो है वेटलैंड्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको अष्टमुदी वेटलैंड देखने को मिलेंगी, सष्टम कोटा और बेम्बुनाड कोल वेटलैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए आंध्र प्रदेश की मैं थोड़ा इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, तो आंध्र प्रदेश में एक कोलेरू लेक है, जिसको मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का जब करवा रहा था तब आपको बता दिया था मैंने। तो देखिए यहाँ पर आपको सेकेंड लार्जेस्ट जो है केरला की देखने को मिलेगी, अष्टमुदी लेक। ओके, तो ये है। और फिर इसके बाद सष्टम कोटा लेक के बारे में बात करते हैं। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की। ओके, फ्रेश वाटर लेक है लार्जेस्ट। बेम्बोनाड लेक जो कि लार्जेस्ट लेक है, लॉन्गेस्ट लेक है, इंडिया की लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट लेक है, ठीक है, और केरला की लार्जेस्ट है। सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट है आफ्टर जो सुंदरबन है, सुंदरबन के बाद सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो आपको ये देखने को मिलेगी। ओके, ये कई सारी फिश की वेराइटी के लिए फेमस है। ये लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर टाइप की जो है लेक है, ये आपको ध्यान रखना है। 10 रिवर जो है आके यहाँ पर गिरती हैं। ये एश्यूराइन सिस्टम जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो गाइस अब हम लोगों ने जो है लगभग उसका पूरा बेसिक कवर कर लिया है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। कई सारे जो है इमेज यूज़ करी हैं, जो कि नॉर्मली कोई यूज़ नहीं करता है। आप देख लेना, आप पता है सारी वीडियोस देखने के बाद फिर मेरी वीडियो के पास आना, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरी वीडियोस में क्या क्वालिटी है और उनके वीडियोस में क्या क्वालिटी है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग जो है एक एक करके टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक साइड वाइल्ड लाइफ दी गई है और दूसरी जगह दिया गया है कि नेचुरली पाई जाती हैं कहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है ये काफ़ी थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। आपको इसमें से क्या पता है, एक चीज़ पता है ना, इरावदी डॉल्फिन जो कि आपने हुगली नदी पे देखा था, ठीक है, तो वो चंबल रिवर पे थी, होगी ही नहीं। तो यहाँ पे जितने भी अभी दो ऑप्शन है, तो वो दो ऑप्शन वाला जो है वो ऑप्शन आराम से कट जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 और 3, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। ऐसा ही दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को सब चीज़ थोड़ी ना, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि हमको सब कुछ पता हो। ओके, कुछ ना एक ऑप्शन भी पता होता है तो हम लोग उससे आंसर निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 2015 यूपीएससी में पूछा गया था कि देखिए ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो कि यूनिक एग्जांपल या यूनिक बीइंग है स्वयं विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन का, ठीक है, जो कि रिच बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको वैसे बताया नहीं है, आपने सिर्फ एक केवलादेव घाना नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क तो सुन ही लिया है। मैं दोनों तो ये दोनों तो पढ़ाया हूँ। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, आराम से आप दे दोगे, आपके जवान पर ही है इसका आंसर। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर आप वर्ड पकड़िए, फ्लोटिंग वेजिटेशन। अपन लोगों ने फ्लोटिंग नेशनल पार्क पढ़ा था, जो कि कहाँ पर है, लोकटक लेक पर है। लोकटक लेक क्या है, एक रामसर साइट है जिसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो वहाँ से क्वेश्चन इनडायरेक्टली आया है, और लैंग्वेज आप लोग देख रहे हैं, उसने फ्लोटिंग नेशनल पार्क की जगह फ्लोटिंग वेजिटेशन पूछा हुआ है। ओके, तो आंसर इसका आएगा बी आएगा, ठीक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आप बस कुछ नहीं करिएगा, इसको कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये जो घड़ियाल है, ये इसका जो नेचुरल हैबिटाट है वो कौन सा प्लेस है, भीतरकनिका, चंबल रिवर, पुलिकट, टिपोरबिल। अब ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा टफ है। अगर आप लोग ने ध्यान से वीडियो देखा होगा ना, तो मैंने आपको घड़ियाल के बारे में बताया था कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए मैंने बताया था, ये नेचुरली आपको ये चंबल रिवर, पार्वती रिवर, केन रिवर, सोन रिवर, हुगली रिवर, महानंदी,
महानदी रिवर यहाँ पर आपको जो है ये नेचुरली देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र रिवर में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। तो इसका आंसर आइए आ जाएगा चंबल रिवर, ठीक है। बाकी ये जो है ये कट जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो है कौन सी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने घड़ियाल पढ़ा, तो घड़ियाल क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो जो वन है वो तो कट जाएंगे, और ए और सी कट जाएगा, नन भी नहीं रहेगा। थ्री आंसर इसका सही रहेगा। जो स्वाम डियर है वो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो नेचुरली हमारे इंडिया में पाई जाती है। देखिए, इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। स्नो लिपर्ड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, और ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है वो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखिए, ये जो चीता है ना, चीता पहले नेचुरली पाया जाता था हमारे इंडिया में, लेकिन आज के टाइम में हमारे इंडिया में चीता नहीं पाया जाता है। अब हम लोग जो है इसे अफ्रीका से जो है अफ्रीका से लेकर आ रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में, ठीक है। तो अगर आप लोग जो सेकंड वाला है उसको अगर फाइंड कर लेते हैं कि चीता हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता है, तो ये ए, सी और डी इन तीनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा बी, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि देखिए, अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज़ अ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल वेटलैंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, चलिए ये पढ़ लिया आप लोगों ने। मतलब कि रामसर कन्वेंशन के अंदर ये मैंडेटरी है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी चीज़ रामसर है ना, कभी भी सजेशन नहीं देता, कोई भी रिकमेंड नहीं देता, एडवाइस नहीं देता, और वो ये नहीं बोलता कि आपको इसको फॉलो ही करना है। मैंडेटरी नहीं होता है कोई भी चीज़ को, तो मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि उसको फॉलो करा जाए या ना करा जाए। अगला है जो हमारा कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल है 2010 का, वो गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म किया गया था, गवर्नमेंट में बनाया गया था। तो वो किस पर बेस्ड था, रामसर की रिकमेंडेशन पे? नहीं, रामसर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता है। तो दो अगर आप लोग छाट लेंगे तो ए, बी और डी, जिसमें दो दो आपका आ रहा है, तो वो आपका तो गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 3 ओनली। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से एलिमिनेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को लेके। तो देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा, चेंज इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव ऑकर्ड आर ऑकरिंग आर लाइकली टू ऑकर द वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। मतलब उसके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंज हो रहा है ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण। तो मैंने आपको 3 कीवर्ड बताए थे ना, वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल जो है डेवलपमेंट हो रहा हो, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, और ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा हो। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सेकंड वाला थोड़ा सा गलत है, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है कि वहाँ पर प्रोहिबिटेड किया जाएगा किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी को 5 किलोमीटर तक का, जबकि ऐसा कुछ बात करी गई नहीं है इसमें। तो ऑटोमेटिकली जब पहला सही है तो ये सारे हमारे गलत हो जाएंगे। ओके, तो ये है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है वेटलैंड इंटरनेशनल से रिलेटिव। तो ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है? ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। मैंने आपको बताया था ये एनजीओ हैं। तो फर्स्ट अगर देखें तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2 ओनली आंसर इसका आ जाएगा। सो 2 ओनली इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा रामसर कन्वेंशन को लेके कि क्या है, इंडिया इज़ अ पार्टी। अगला क्या है हमारा, इंडिया इज़ द पार्टी टू रामसर कन्वेंशन हैज़ डिक्लेयर मैनी एरियाज रामसर साइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब टू हाउ शुड बी मेंटेन दिस साइट कंटेक्स ऑफ कन्वेंशन। चलिए, क्या कह रहा है ऑप्शन? कीप ऑल साइट कंप्लीटली इनएक्सेसिबल टू मैन सो दैट दे विल बी नॉट एक्सप्लॉइटेड। मतलब सारी साइट कैसे इनएक्सेसिबल होगी? वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं ना, वो किसी भी रेस्ट्रिक्शन की इतनी नहीं बात करता है रामसर कन्वेंशन। आप रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, आप सारी ह्यूमन एक्टिविटी होने दीजिए वहाँ पर, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से। ओके, तो ये पहला तो गलत हो गया हमारा। कंजर्व ऑल साइट थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच, परमिट टूरिज्म एंड रिक्रिएशन ओनली। यहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड है, तो ये जो है ये सही नहीं है, ठीक है। मतलब सिर्फ रिक्रिएशन और टूरिज्म के लिए नहीं, उसमें और भी सारी एक्टिविटीज़ के लिए आप उसको इकोसिस्टम अप्रोच से चला सकते हैं। अगला है आपका कंजर्व ऑल साइट थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच पीरियड विदाउट एनी एक्सप्लॉइटेशन, स्पेसिफिक क्राइटेरिया स्पेसिफिक पीरियड फॉर ईच साइट, एंड एंड अलाउ टू सस्टेनेबल यूज दे बाय द फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया, कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात नहीं करता है कि इसको इतने टाइम पीरियड तक का जो है इसका सस्टेनेबल यूज़ करना है। ओके, तो ये भी गलत हो गया।
थर्ड, अब जो 3 गलत हो गए तो फोर्थ आंसर हमारा सही होगा। ये बात करता है इकोसिस्टम अप्रोच के आधार पर जो है उसका साइमल्टेनियसली सस्टेनेबल यूज़ हो। साइमल्टेनियसली मतलब उसको जो है एक्टिविटीज़ भी अलाउ रहे वहाँ पे कोई भी जो है रेस्ट्रिक्शन मतलब रेस्ट्रिक्शन ना हो, और वहाँ पर उसका सस्टेनेबल तरीके से यूज़ हो। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही आ जाएगा। चलिए, तो ये तो बता ही चुका हूँ मैं आपको। सुंदरबन कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। रामसर कन्वेंशन विच इंडिया सिग्नेटरी इज़ रिलेटिव टू कंजर्वेशन वाइस यूज़, तो वेटलैंड से रिलेटिव है। ओके, तो ये तो सब काफ़ी इजी रहते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।